26, बदलती जलवायु से निपटने के लिए सरकारों के, चाहे वे कितनी भी अनिच्छुक हो, अंतिम प्रयासों का निवेशकों के प्रतिफल पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वे कंपनियां जो बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन और उपयोग करती हैं उच्चतर करों और नियामक बोझ का सामना करेंगे। कुछ ऊर्जा उत्पादकों के लिए अपने ज्ञात भंडारों को उपयोग में लाना असंभव होगा। उनके पास सिर्फ और उस संपदा, तेल और कोयले के वे निक्षेप जिन्हें जमीन में छोड़ देना पड़ता है बचे रहेंगे। अन्य उद्योग अपेक्षाकृत और अधिक अत्यंतिक मौसम, तूफान, बाढ़, उछाल, लहर और सूखा से होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित हो सकते हैं। इसी तेजी से पढ़ना है। उपरोक्त परिच्छेद के आधार में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई जा सकती है। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए सरकारों और कंपनियों को पर्याप्त रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है। अत्यंतिक मौसम घटनाओं से भविष्य में सरकारों और कंपनियों का आर्थिक विकास कम हो जाएगा, ये बात नहीं कही गई है। जलवायु परिवर्तन की अपेक्षा करना निवेशकों के लिए भारी जोखिम है, बिल्कुल ये कही गई है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 26 में क्या होगा? सी। इसको पढ़िए। विद्यालयी उम्र में आने वाले बच्चों की विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच होना लगभग विश्वव्यापी है, किंतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक पहुंच होने में सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर एक तीव्र ढलान दिखाई पड़ता है। कमजोरी। गैर सरकारी विद्यालयों में कमजोर वर्गों के लिए कोटा का उपबंध निःशुल्क अनिवार्य बल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा किया गया है। इन कोटाओं ने सामाजिक एकीकरण और शिक्षा में साम्य के उन मुद्दों पर एक भंस थोप दी है कि जिनसे गैर सरकारी कर्ता काफी कुछ बचे हुए थे। ठीक है। समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार, जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सोच के दायरे से बाहर प्रतीत होती है। इसलिए कोटा अधिरोपित किए जाने से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जो कभी कभी न्यायोचित भी होता है। यह है हमारे सामने प्रश्न। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वधारणाएं बनाई गई हैं। अवसर की समानता को एक वास्तविकता बना देना भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधारभूत लक्ष्य है। ये बात कही नहीं गई, तो ऑलरेडी होता ही है, ये बात नहीं चर्चा की गई है। वर्तमान भारतीय विद्यालय प्रणाली समतावादी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट और सरकारी दोनों चल रहे, इसलिए जो वर्तमान पद्धति है वो समानता शिक्षा नहीं दे पा रही है। गैर सरकारी विद्यालयों का उन्मूलन, उन्मूलन मतलब उन्हें हटा देना, और अधिकाधिक सरकारी विद्यालयों का स्थापना ही शिक्षा सुनिश्चित कर। एकमात्र और उन्मूलन शब्द की वजह से तीसरा गलत हो गया, यानी दूसरा सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, केवल 2। इसको पढ़िए। भारत में तपेदिक संक्रमित बहुसंख्य लोग निर्धन और उनको पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास का अभाव है। बचाव के बारे में उनकी समझ न के बराबर। ऐसे में तपेदिक परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को निर्धन बनाता है, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रस्त करता है और उन्हें निर्वासन और रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई यह है कि यह तपेदिक उन्हें न भी मारे तब भी भूख और गरीबी से वे मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरी सच्चाई है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार और साधन प्रदाताओं, परिवारों के पर्याप्त संबल का अभाव, यंत्राकारी पार्श्व प्रभावों के साथ मिलकर रोगी को उपचार जारी रखने में हतोत्साहित करते हैं, जिसके अनर्थकारी स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, निर्णायक संदेश है? भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं। गलत बात। तपेदिक को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं अधिक आवश्यकता होती है। तपेदिक मतलब टीबी। ठीक है। सरकार की निगरानी की क्रियाविधि त्रुटिपूर्ण है और निर्धन लोगों उपचार तक नहीं पहुंच पाती है। गलत बात है। भारत तपेदिक जैसे रोगों से केवल तभी मुक्त होगा, केवल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये किसी 5 मंजिला इमारत को, जिसमें 1 से 5 तक के तल हैं, 1 2 3 4 5 बना दिया। तल है 4 भिन्न रंगों, रंग कितने हैं? 4, यानी 1 2 3 और 4 भिन्न रंगों का इस्तेमाल कर रंगा गया है। एक तल को रंगने में सिर्फ एक ही रंग का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है।
एक तल को रंगने, मैंने इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 5 तल हैं तो एक तल पे ऐसा नहीं कि 2 रंग का इस्तेमाल हो जाएगा, यानी एक तल पे एक ही रंग होगा, इसका मतलब ये हुआ। निम्नलिखित कथनों विचार किए, बीच के तीनों फलकों को भिन्न रंगों से रंगा गया। अगर बीच के तीनों फलकों को हमने भिन्न रंग से रंग दिया, जैसे मान लिया इसको मैंने 2 से रंग दिया, इसको 1 से, इसको 4 से, अब हमारे पास क्या बचा, कलर नंबर 3, या इसको 1 2 3 की जगह मैं लिख देता हूं ABCD। तो मान लिया इसको मैंने C से रंग दिया, इसको B से रंग दिया, इसको A से रंग दिया। अब हमारे पास बचा D। अब D में क्या होगा, हम ऐसा कर सकते हैं कि D हम केवल यहां करें और यहां पर A कर दें तो समानता आ जाएगी, इसलिए एक की आवश्यकता नहीं। दूसरा कह रहा है दूसरे और चौथे तलों को भिन्न रंगों में रखा गया है, दूसरे और चौथे को, तो मान लो इसको A से रंगा गया है, इसको D से, अभी भी हमारे पास BC बचते हैं, तो BC यहां होगा, A यहां किया जा सकता है, इसलिए दूसरा आंकड़ा भी सही नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे आंकड़े, पहले और पांचवें तलों को लाल रंग में रंगा गया है। अगर लाल रंग का मतलब सेम रंग है ना। अब ए मैंने यहां रख दिया तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या होगा, BCD ही होगा, अर्थात 3, केवल कथन 3 पर्याप्त है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 30, PQR 3 नगर, PQ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, P और R के बीच की दूरी 80, Q P के पश्चिम में है, R P के दक्षिण में है। ये देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कह रहा है Q P के पश्चिम में है, ठीक है, R P के दक्षिण में है, R जो है वो P के दक्षिण में है, बना दिया। अब कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर, ठीक है, और कह रहा है P और R के बीच की दूरी है 80 किलोमीटर। प्रश्न पूछ रहा है Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। Q और R यानी इसके बीच की दूरी ज्ञात करने, ये है 90 डिग्री, पाइथागोरस अप्लाई होगा, QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो PQ कितना है, 60 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, ये हो गया 3600 प्लस 6400, ये टोटल हो गया 10,000। तो QR इक्वल टू 10,000 अंडर रूट में आ जाएगा, ये कितना आ गया 100 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न में कहता है किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए, एक होटल में रुके, पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए और 50% पर्यटन के लिए, तो 80 और 50 कितना हो गया 130%, जबकि 10% ने होटल में विश्राम किया, यानी 100 में से 10% ने विश्राम किया, तो शेष कहाँ गए, या तो पर्यटन में गए या तो खरीदारी में गए, इसका मतलब यही हुआ। और टोटल ही कितना रहा है 130, तो 130 में से 90 घटाओगे तो क्या आ गया 40%। अब आप ऐसे बनाएंगे पर्यटन और 80% खरीदारी, ठीक है। अब इनमें से जो 40% होंगे, पहली बात तो वो दोनों काम करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि इनका टोटल 130 हो गया और 10% होटल में रुक गए थे, यानी 90% ही बाहर, 90 ही बाहर गए थे, और जब 90 बाहर गए थे तो 130 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ गया 40, 40, तो 40 तो दोनों काम करेंगे। अब कह रहा है 80% जो है खरीदारी किए हैं, 80% खरीदारी किए हैं और 50% पर्यटन में गए हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल पर्यटन में गए हैं, तो 50 में से 40 घटा देंगे क्या आ गया 10%, और 80 में से 40 घटा देंगे 40%। अब कहता है कौन सा नहीं, 40% सदस्य खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए, ये बात तो सही है, पहला सही है, क्योंकि ये जो 40% है ना, ये पर्यटन भी किए और खरीदारी भी किए। 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए, केवल खरीदारी के लिए 40% गए हैं, 20 नहीं, तो ये दूसरा क्या है गलत है, तो केवल 1
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये प्रश्न ऐसे ही किए जाते हैं, वेन डायग्राम बना करके जितना एक्सेस हो रहा है उसको मिडिल में रख दो और आंसर आ जाएगा। ये देखिए, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता वो फुटबॉल खेलता है। ठीक है, हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक 2 पहिया वाहन है। उपयुक्त आंकड़े निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकता है? 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2 और केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3। किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता वो फुटबॉल खेलता है। हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक 2 पहिया वाहन है। उपयुक्त आंकड़े से निम्नलिखित में कौन से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते? ये नहीं पे जरूर ध्यान देना, एग्जाम में यही हम गलती करते हैं। गर्मी का टाइम होता है ना, जब प्रेशर होता है तो हम क्या करते हैं, नहीं देखते ही नहीं, सीधा सीधा हमको लगता है वो निष्कर्ष निकालने के लिए पूछा है। तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, नहीं दिया है। 60% विद्यार्थियों के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। अगर 60% क्रिकेट खेलते हैं और 40% फुटबॉल खेलते हैं, और जो फुटबॉल खेलते हैं उनके पास 2 पहिया वाहन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ, वो कह रहा है 2 पहिया वाहन है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो क्रिकेट खेलते हैं उनके पास 2 पहिया वाहन हो ही नहीं सकता, तो ये गलत। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है, ये भी गलत। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते, ये भी बात इससे नहीं साबित होती। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 1, 2 और 3 तीनों नहीं निकाले जा सकते। ऐसे प्रश्नों में बड़ा समझदारी की जरूरत पड़ती है। 2 अंकों की धनपूर्ण संख्या का इनके अंकों को व्युत्क्रमित करने से बनी संख्या का अनुपात 4 अनुपात है। ऐसे कितने युग्मों की संख्या संभव है? चलिए 2 अंकों की संख्या बनाते हैं हम। 10x + y ये संख्या है। अब 10x क्यों करते हैं? क्योंकि जो दहाई के अंक पे होगा उसकी वैल्यू 10 के साथ होगी। इसको अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 10y + x, ये व्युत्क्रम हो गया। इनका अनुपात क्या है? 4:7। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो 70x + 7y बराबर 40y + 4x। x इधर ले आओ, 70x - 4x = 40y - 7y। ये हो गया 66x = 33y। तो 2x बराबर y। ठीक है, y बराबर 2x हो गया। अब y बराबर 2x होगा तो क्या हो सकता है? x का मान 1 हो और y 2 हो। एक कंडीशन ये हो सकती है ऐसे प्रश्न में। दूसरी बात आप ध्यान रखना, ये यहां तक वैल्यूएट हो गया ना, अब इसके आगे चलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि x का मान 2 हो तो ये क्या होगा? 4। ये 3 हो तो ये क्या होगा? 6। ये 4 हो तो ये क्या होगा? 8। अब आप इसको 5 रखो, आप कहोगे सर x को 5 रखो, x को 5 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 अंकों में हो जाएगा। इसलिए 4 प्रकार। कितने युग्म संभव हैं? 4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ध्यान से देख लीजिए, ये संख्या है, संख्या को उलट दिया, इनका रेशियो अनुपात जो है 4:7 हुआ, तो इनका डायगोनल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वहां से इक्वेशन को हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। ठीक है, थर्टी फोर। किसी परीक्षा में ए ने 20 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हो तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए? तो यहां हमने लिखा ए और बी, सबसे आसान तरीका। बी ने ए से 5% कम पाया, तो मान लो कि ए ने पाया है 100 अंक, ए पाया 100, तो बी कितना पाएगा? 95। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 5 का, जबकि अंतर कितना होना चाहिए? कह रहा है ए ने 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो फिर 5 का अंतर कर देंगे तो ये, अगर ये 200 होगा तो ये कितना होगा? 2 पंचे 10, 2 9 18 19, 190। फिर 5 का अंतर कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 300, और ये हो जाएगा 5 25, 5 9 45, 2।
3 पचे 15, 3 नवा 27, 1 28, और फिर कर दो 5 का डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 नवाई 36, 2 38, 380 नंबर। यानी ए जब 400 पाएगा तो बी क्या पाएगा? 380 नंबर। बड़े आसानी से निकल गया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या है कि 20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं तो बी के अंक कितने होंगे? बस इसी तरीके से निकल सकता है बड़े आसानी से। ठीक है, 34 हो गया। प्रश्न नंबर 35, सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद में क्या होता है? चीजें हमेशा +1 हो जाती है। मैंने क्लास में कैलेंडर में पढ़ाया है। तो 2 दिनों के बाद यानी 2 + 1 = क्या हो गया? 3, और 3 दिनों के बाद मतलब 4। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा? 12। 12 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 13 जनवरी। तो हमारा आंसर क्या आ गया? डी। अगर आप इस फॉर्मूले से नहीं समझना चाहते, प्रॉपर तरीके से समझा, मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूं। एक को दोनों साथ जाती हैं, एक 2 दिनों के अंतराल के बाद जाएगी, एक 3 दिनों के अंतराल के बाद। 2 दिन, 1 और 2, यानी एक के बाद 2 3, एक जाएगी 4 तारीख को और दूसरा 2 3 4 5 तारीख को। ठीक है, फिर ये 5 6 ये जाएगी 7 तारीख को, ये जाएगी 6 7 8 9 तारीख को। ठीक है, फिर ये 2 दिन बाद जाएगी 8 9 10 तारीख को, ये जाएगी 10 11 12 13 तारीख को, और फिर ये 11 12 ये भी जाएगी 13 तारीख को। इन दोनों का मिलन कब हो गया? 13 जनवरी को। तो बड़े आसानी से दोनों तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। 13 जनवरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, 1000 मीटर की दौड़ में एक्स वाई जेड 3 मान लीजिए कि वे सभी विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ते हैं। वाई एक्स से 40 मीटर आगे है। सुनने में पढ़ने में आसान है पर उतना आसान है नहीं। जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना। यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ स्पर्धा करनी हो तो जेड कितने मीटर आगे? ये है 1000 मीटर की दौड़। एक्स यहां है, वाई यहां है, जेड यहां है। ये टोटल 1000 मीटर की रेस है। ये इससे मान लीजिए एक्स वाई से 40 मीटर आगे है और जेड जो है 64, तो ये 24 मीटर आगे होगा, है ना। ये बन गया। ये दौड़ेंगे, यहां से एक्स दौड़ेगा, यहां से वाई दौड़ेगा, यहां से जेड दौड़ेगा। अब कह रहा है कि यदि वाई और जेड 1000 मीटर की दौड़ स्पर्धा करें तो जेड वाई से कितने आगे होगा? अब देखिए वाई जो है, वाई टोटल दौड़ रहा है 960 मीटर। कितना? 960, क्योंकि पूरी स्पर्धा तो 1000 की है। एक्स दौड़ेगा 1000 पर वाई दौड़ेगा 960। अब आप लिख सकते हैं 960 मीटर में जेड आगे है वाई से 24 मीटर। 24 मीटर ही आगे है। एक पर क्या होगा? 24/960। 1000 पर 1000 गुणित 1/40। ये 0 0 कट गया, या 25। 25 मीटर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए, यदि x 25 के बराबर या उससे बड़ा है, y 40 से कम या उसके बराबर, निम्नलिखित में कौन सा एकदम सदैव सही होगा? ठीक है, एक्स वाई, अब कह रहा है x 25 के बराबर या उससे बड़ा है। या तो 25 के बराबर होगा या बड़ा, यानी 25 से छोटा x नहीं हो सकता। ठीक है, 25 हो सकता है, 25 से आगे। y के बारे में क्या कह रहा है? y 40 से कम या उसके बराबर है।
y की वैल्यू या तो 40 हो सकती है या 1 भी हो सकती है, पर 40 से ऊपर नहीं हो सकती। x की वैल्यू 25 हो सकती है, उससे ऊपर कितनी भी हो सकती है, पर 25 के नीचे नहीं हो सकती। आइए देखते हैं। x y से बड़ा है, हम ये पूरी तरह से कह नहीं सकते। हो सकता है x की वैल्यू 25 और y की 40 हो, ये बात कह नहीं सकते। y माइनस एक्स 25 से बड़ा है, y माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू 25 की जगह मान लिया 500 हो, फिर y की वैल्यू 40 से तो ऊपर हो नहीं सकती। तो अगर 40 में से 500 घटाएंगे तो 15 से बड़ा हो, ये भी संभव नहीं है, यानी ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है? y माइनस एक्स 15 से छोटा या उसके बराबर। y माइनस y की वैल्यू अगर हम मैक्सिमम ले लें 40 और इसमें से x की मिनिमम वैल्यू ले लें 25, तो कितना आएगा? 15। या तो 15 होगा या उससे छोटा होगा। छोटा कब होगा? अगर मान लिया y की वैल्यू 35 हो, y की वैल्यू 30 हो, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 आएगा, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो केवल ऑप्शन सी संभव है कि ये हो सकता है। ठीक है, इसी की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। इना अपने माता पिता विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है और इना से जो 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी है। इना के पिता का किस उम्र में विवाह हुआ? इना जो 13 वर्ष की है उससे 24 वर्ष बड़ी, यानी माता कितनी उम्र की है? 24 और 13, 37 वर्ष की। ठीक है, इना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष, उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो पिता की उम्र कितनी हो गई? 40 वर्ष। ठीक है, इना अपने माता पिता के विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई और उसके माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी। इना से जो कि 13 वर्ष की है 24 वर्ष बड़ी है। ठीक है, इना का इना के पिता का विवाह किस उम्र में हुआ था? 38 नंबर। ठीक है, अब पिता की उम्र है 40, इना है 13 वर्ष की, 4 वर्ष बाद पैदा हुई थी, यानी 17 वर्ष। तो 40 में 17 घटा देंगे, 10 में 7 गया 3, 23 वर्ष। तो किस उम्र में ब्याह हुआ था? 23 वर्ष में। क्लियर हो गया, क्योंकि इना 13 साल की है, 4 साल बाद पैदा हुई थी, यानी 17 साल का तो यही गैप हो गया। तो 40 में से 17 घटा देंगे तो क्या गया? 23 वर्ष। राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट क्या थी? माना एक मोबाइल 100 के हिसाब से, यानी 8 मोबाइल 800 रुपए में खरीद सकता था, है ना। मान लो कि राकेश के पास कुल 800 रुपए थे, वो 8 मोबाइल खरीदने का प्लान करके गया था, तो 800 रुपए थे। अब वो क्या कह रहा है कि अब आप 10 मोबाइल खरीद सकते हो, यानी अब एक मोबाइल की कीमत क्या हो जाएगी? 800 में बटे 10, यानी अब एक मोबाइल की कीमत क्या हो जाएगी? 80 रुपए, और पहले क्या थी? 100 रुपए। तो खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी? 20%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। दिया गया है 100 विद्यार्थियों का औसत 40 है। बाद में पाया गया एक विद्यार्थी का 53 की जगह 53 था, जिसे भूल से 43 पढ़ लिया। संशोधित भूल से 83 पढ़ा गया। संशोधित अंक कितना है? 100 विद्यार्थियों का औसत है 40, तो कुल कितना होगा? 40 गुणित 100 बराबर 4000, 4000 के। अब जो विद्यार्थी का उसमें शामिल है टोटल, वो हकीकत में था 53, पर औसत फाइंड करने वाले ने गलती से उसको 83 पढ़ लिया। तो कितने का डिफरेंस है? 30 का। इसमें से 30 घटा दो,
तो 0, 3 गए 7, 9, 39, 70, 3970। अब ये टोटल ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उसने 53 की जगह 83 पढ़ लिया था, तो घटना घटनी ही थी। कितनी घटना घट गई? 30 की। 30 कम कर दिया, अब टोटल हो गया 3970। अब जो नया औसत होगा, औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे संख्या। योग कितना है? 3970, संख्या क्या है? 100। ये काट दिया, ये आ गया 39.7। 39.7। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम आ गए कॉम्प्रेंशन की दुनिया में। चलिए कॉम्प्रेंशन शुरू करते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण, जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने का मार्ग में जो गतिरोध है वह है बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, है ना, इंटेलेक्चुअल राइट, जो ऐसी प्रौद्योगिकी के लिए गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती है। यदि जीएम प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित है तो यह लाभ को अधिकतम करना चाहती है, और वह भी थोड़ी ही अवधि में। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती हैं। ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए ही बने रह पाते हैं, क्योंकि काफी जल्दी ही नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे। ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे कंपनियों को यह अनुकूल ठहरता है। राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई थी कि अनुवांशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। वेरी गुड। निम्नलिखित में कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद द्वारा सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है? डिसिसिव मैसेज। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकियों में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए। इसको हमने होल्ड पे रख लिया। विकासशील देशों को यह मुद्दा डब्ल्यूटीओ में उठाना चाहिए और बौद्धिक संपदा अधिकारों का समापन सुनिश्चित करना। ये गलत है। गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय करने, खासकर बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह भी गलत है, पूरी तरह से नकारात्मक है। वर्तमान भारतीय परिस्थितियां अनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों के कृषि के पक्ष में नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 41 में ए। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई। पूर्व धारणा का मतलब समझते हो? जो पीछे सोच करके बनाया गया हो। कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात सही है, नहीं किया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंशन में आप देखना, अंतोगत्वा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी। अंतोगत्वा, तो केवल एक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अधिकांश आक्रामक जातियां न तो घोर रूप से सफल हैं और न ही अत्यंत नुकसानदेह हैं। ब्रिटेन के आक्रामक पादप न तो व्यापक रूप से फैले हैं और न खास तेजी से फैलते हैं, और अक्सर ब्रेकेन की तरह के प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम परेशान करने वाले हैं। नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा देता है। बहुत से मामलों में नवागंतुकों की बाढ़ किसी भी प्राकृतिक जाति को विलोपन की तरफ नहीं ले जाती। इसका एक कारण है कि आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों और उद्योतर व्यर्थ भूमि की तरह के विक्षुब्ध पर्यावासों को, जहां और कुछ जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। वे प्रकृति के अवसरवादी हैं। वे प्रकृति के अवसरवादी हैं। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निकाला जा सकता है? आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरु क्षेत्रों, व्यर्थ भूमियों के पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए। गलत, पुनर्वास की बात ही नहीं किया है। विदेशी पादपों के सन्निवेश के विरुद्ध कानून आवश्यक है। जरूरी नहीं, आवश्यक शब्द इस्तेमाल कर दिया ना, और पहले से है भी बहुत सी चीजें। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये लाइन कही गई है, विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। इस लाइन का भी यहां पर कोई अर्थ नहीं है। इसे पढ़िए।
भारतीय बच्चों में प्रवाहिका यानी डायरिया, ठीक है, से होने वाली मौतें मुख्यतः खाद्य और जल के संदूषित हो जाने के कारण होती हैं। कृषि में संदूषित भौमजल और सुरक्षित रसायनों का उपयोग, खाद्य पदार्थों का भंडारण और रख रखाव अस्वास्थ्यकर तरीकों से किए जाने से लेकर खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्यकर परिवेश में पकाई और वितरित किए जाने तक ऐसे असंख्यारक हैं जिनके विनिमय और मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। लोगों को मिलावट के बारे में और संगत प्राधिकारियों को शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। खाद्य संक्रामक रोगों की निगरानी में अनेक सरकारी अधिकरण शामिल हैं और निरीक्षण कर्मियों के अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इनका विचार करते हुए शहरी जनसंख्या कितना भाग अपने दैनिक भोजन के लिए गली नुक्कड़ पर बिकने वाले भोजन पर निर्भर है। गली नुक्कड़ पर भोजन बेचने वालों के प्रशिक्षण और शिक्षण में निवेश की जरूरत है। निवेश करना। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। खाद्य सुरक्षा एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। बिल्कुल ये सही है। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। ये भी सही है। भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त विधि निर्माण की आवश्यकता है। विधि निर्माण की बात नहीं की गई है, तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती है। हमारे नगर वर्तमान रूप से असहिष्णु, असुरक्षित और असंख्य नागरिकों के लिए न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। तथापि हमने पुराने तरीकों स्थिर विकास योजना से योजना बनाना जारी रखा हुआ है, जो लोगों की जीवन अनुभव और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हुए और बहुत सारे लोगों को स्थानों, कार्यकलाप, प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं सक्रिय रूप से शामिल न रखते हुए अन्यथा तकनीकी विशेषता के लिए जाते हैं। भवन निर्माताओं के एकाधिकार और संभ्रांत समूह के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है, गलत। विश्वस्तरीय और सुव्यवस्थित नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है, गलत। मुख्यतः कामगार वर्ग और निर्धन लोगों की नगरों की योजना बनाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है, गलत। नगर आयोजना में जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखिए, भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन है और मुश्किल से 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। हमें विश्वास दिलाया जा रहा है कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% प्रतिवर्ष बढ़ रही थी, तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% प्रतिवर्ष बढ़ रहा था। जो ही अर्थव्यवस्था 7-8% प्रतिवर्ष बढ़नी शुरू हुई, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर 1 प्रतिवर्ष रह गई है। प्रश्न नंबर 46 अधिकांश, अब कह रहा है परिच्छेद के निहितार्थ क्या प्रस्तुत होते हैं। अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। काफी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान, प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंध को प्रोत्साहन नहीं देती है, बिल्कुल सही बात है। भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है, यह भी सही है। साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक नहीं, ये गलत है। 1, 2, 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पढ़िए। भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्की हैं जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग दायरे में लाने में मदद करते हैं। वे ऐसा कर सकें, इसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं कर सकते। वे वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बैंक संपर्की एक तरह के इतने कम है कि उन्हें व्यक्तिगत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता, तथा भारत के बैंकिंग नियामक ने प्रतिबंध लगा रखा है कि वे केवल एक बैंक के लिए कार्य करें। संभवतः अंतरपणन आर्बिट्रेज से बचाव के लिए बैंकिंग तक पूरी पहुंच लाने के प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है जब दूर दराज में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए और उन प्रबंधकों के लिए भी जो न केवल आधारभूत बैंक लेखाओं को बल्कि दुर्घटना एवं जीवन बीमा तथा लघु पेंशन जैसे
उत्पादों को भी सुनिश्चित करते हैं। काम करने में प्रोत्साहन दिया जाता है। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भारत के दूरदराज पिछड़े क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, प्रयास चल रहे हैं और बेहतर करना है। सार्थक वित्तीय समावेशन के भारत की बैंकिंग प्रणाली में और अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों और आखिरी छोर के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो, डाइवर्सिटी हो, इसकी बात की गई थी। बैंकिंग एक बेहतर पहुंच तक तब तक असंभव नहीं होगी जब तक प्रत्येक बैंकिंग संपर्की को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति न हो। अब ध्यान देना, एक बात उसने कहा है, सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक। पहली बात, सर्वाधिक तर्कसंगत। आपको इसके ऑप्शन देख के लगा होगा कि इसमें 2-3 बातें तो और भी हो सकती हैं, लेकिन सर्वाधिक मतलब अधिक तो सभी हैं, पर सर्वाधिक कैसे निकलेगा? अब अगर इनको आप ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन सी है, भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। विविध कौशल का अगर मल्टी डायमेंशनल होंगे वो, तो अपने आप सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो जो उसी में सारी चीजें निहित हो गई। इस वजह से ये आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इसे देखते हैं। 132, 129, जिन्होंने मेरी क्लास ली है उन्होंने इसको हल करने का मेथड देखा है। 117, 106, 93 और यहाँ पे x। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 3 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 7 का और यहाँ पर 11 का, यहाँ पर 13 का। अब ये पता चला है अगर 3, 5, 7 के बाद यहाँ 9 होता तो फिर यहाँ 11 होता, फिर यहाँ 13 का अंतर होता। क्योंकि ये विषम संख्याओं का नहीं, अभाज्य संख्याओं का पैटर्न है, यानी 3, 5, 7, 11, 13। इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 17। घटा दो, 76। तो 48 में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई दीवार घड़ी प्रत्येक घंटे में 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो चलती है। इस घड़ी को सोमवार सुबह 8 बजे से सही समय दिखाने के लिए सही किया गया। जब यह घड़ी बुधवार को 6 बजे अपराह्न का समय दिखाती है तो क्या समय होगा? सबसे पहले आप निकाल लो, सोमवार 8 AM से मंगलवार 8 AM तक, है ना? ये कितने होंगे? 24 घंटे। बुधवार 8 AM सुबह तक, फिर 24 हो जाएंगे, टोटल कितना हो गया? 48 घंटे। लेकिन बुधवार को शाम 6 बजे कह रहा है, तो बुधवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, बुधवार शाम 6 बजे तक, ये 10 घंटे और हो जाएंगे। ये टोटल कितने हो गए? 58 घंटे। ठीक है, 24 घंटे में तेज है 10 मिनट, तो 1 घंटे में 10/24, तो 58 घंटे में 58 गुणित 10/24 काट दो, ये हुआ 12, ये हो गया 29, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 9 45, 5 दूनी 10 4 14, 145/6। 145 को आप 6 से भाग दे दो, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, फिर दशमलव का कोई मतलब नहीं, यानी 24 मिनट। कितना तेज हो गई है? 24 मिनट। अब प्रश्न में कह रहा है कि जब बुधवार को अपराह्न 6 बजे का समय दिखाती है तो वास्तविक समय क्या होगा? जो 6 बजे का समय दिखा रही है उस 6 बजे के समय में ये 24 मिनट इंक्लूड है, तेजी वाला। तो समय क्या होगा? 6 में से 24 मिनट घटा दो, इसको आप लिख सकते हो 5 घंटा 60 मिनट, और इनमें से 24 घटा दो,
10 में 4 गया 6, 5:36। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतनी ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक को बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगा। चलिए ऐसे मान लीजिए कि अगर भिन्न है कोई 1/2, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आपको घबराने की जरूरत नहीं कि बेसिक न्यूमेरिकल है तो क्या हुआ, प्रयास तो करो। 1/2 लिख दिया, 1/2, 2/5, 7/10, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब कह रहा है कि उतनी मात्रा में ऊपर नीचे बढ़ा दिया जाए तो हम एक एक बढ़ा देते हैं। एक यहां बढ़ा दिया, एक यहां बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया, 2/3। कितना हो गया, 2/3 हो गया भाई। जैसे कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर को उतनी धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक को बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न क्या होगा। 1/2 था, ऊपर भी 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गया 2, नीचे 1 बढ़ा दिया तो क्या हो गया 3, 2/3। अब आपको ये लगता है कि 1/2 बड़ा है या 2/3, तो लघुत्तम ले लो 6, 2/3 6 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 4, यानी ये है 3/6 और ये है 4/6।